नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की। चंपावत जिले में लिलियम की व्यावसायिक खेती न केवल किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल राजभवन में भीमताल स्थित SOS बालग्राम के बच्चों से संवाद किया। और मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना अपनी स्थापना के बाद से 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और भारत की स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। अधिसूचना के तहत लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए जनगणना की तारीख 1 अक्टूबर 2026 होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में जनगणना 1 मार्च 2027 से होगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, परिसंपत्तियां और सुविधाओं संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण में आबादी की गणना, जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे। चंपावत जिले में फूलों की खेती ने अब युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह खोल दी है। खासकर लिलियम की व्यावसायिक खेती न केवल किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन रही है, बल्कि ये स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। जिले में लगभग 9 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है, जिसमें 3.5 हेक्टेयर में विशेष रूप से लिलियम उगाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. GS खाती के अनुसार फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उद्यान विभाग के माध्यम से 80% सब्सिडी पर पॉली हाउस बनवाने की सुविधा देने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक युवा इससे जुड़कर स्वरोजगार पा सकें। हमारे जिला उद्यान अधिकारी और हम लोग मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि हम समूहों के लोगों को 80% सब्सिडी देकर हम उनके पॉली हाउस बनाएंगे और लार्ज स्केल पे हम समूहों को इसकी ओर प्रेरित करेंगे कि वो कम से कम 80 लाख नहीं तो 7-8 लाख रुपए का टर्नओवर कम से कम पहली बार में हो। और उनकी स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी हमने रखा है उद्यान विभाग की सहायता से, और हमें आदर्श चंपावत के लिए भी हमने इसमें अपने प्रोजेक्ट में इसको रखा हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी मोहित मल्ली ने बताया कि लिलियम की मांग के चलते किसान इसकी खेती कर रहे हैं और इससे लाखों रुपए की आय अर्जित करने के साथ साथ दर्जनों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 9 हेक्टेयर के आसपास सारे फूल मिला के जितने भी होते हैं, गेंदा, जरबेरा, कार्नेशन, ग्लैडियोलस, लिलियम, इनको मिला के इतनी खेती होती है। और ज्यादातर हमारा जो फोकस रह जाता है वो थोड़ा लिलियम की तरफ ज्यादा अग्रेसिव रह जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई 1-2 किसान आए थे जो काश्तकार हैं, उन्होंने यहाँ पे उनकी कुछ जमीन थी, कुछ उन्होंने अपने यहाँ पे लीज पे लेके और बल्ब नीदरलैंड से लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके उसके बहुत अच्छा किया। और आजकल हमारे यहाँ चंपावत में 3.5 हेक्टेयर के आसपास लिलियम की खेती बहुत अच्छी हो गई है और उसके जो है वो लगभग 8-9 लाख बल्ब बेच देते हैं, जिससे काश्तकार को बहुत ज्यादा फायदा और मुनाफा हो रहा है। युवा किसान आशुतोष बताते हैं कि उन्हें उद्यान विभाग से सब्सिडी के तौर पर पॉली हाउस मिले थे, जिससे वे मल्टी लेयर क्रॉपिंग के माध्यम से लिलियम की खेती कर रहे हैं। हमें यहाँ पे उद्यान विभाग की सहायता से पॉली हाउस प्राप्त हुए हैं। उन पॉली हाउसेस में हम लोग लिलियम की फसल लगाते हैं, जो कि साल भर में अराउंड 15,000 बंचेस के आसपास का हमारा प्रोडक्शन है। तो पॉली हाउस के अंदर हम लिलियम की खेती करते हैं और जो हमारा बाहर वाला एरिया है वहाँ पे हम लोग मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें कि सेब की खेती हो गई और उसके नीचे एरिया में हम लोग लिलियम लगाते हैं और उसके साथ साथ सब्जियों की भी खेती करते हैं। इस स्वरोजगार को करने से हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज 14 से 15 लोगों को रोजगार सृजन कर रहे हैं। किसी अच्छे सीजन में हम लोगों का जो सेल है वो पर बंच लगभग 1000 से लेके 1500 रुपए तक का भी बिक जाता है।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत पूर्व निर्धारित गतिविधियों की श्रृंखला में आज ब्लॉक सभागार बागेश्वर में आयुर्वेद विभाग द्वारा वृहद आयुष मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ जिलाधिकारी आशीष भटगाई, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने किया। मेले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से जनसामान्य को आयुर्वेदिक पद्धति से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल राजभवन में भीमताल स्थित SOS बालग्राम के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों को जीवन में बड़े लक्ष्य तय कर निरंतर मेहनत करने, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की। राज्यपाल ने SOS बालग्राम भीमताल की 1984 से अब तक की यात्रा, 300 से अधिक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि SOS बालग्राम केवल बच्चों का आश्रय स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत व स्नेही परिवार है, जहां बच्चों को शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता का वातावरण दिया जाता है। उन्होंने संस्था के पारिवारिक देखरेख, परिजनोचित संरक्षण तथा देखभाल जैसे मॉडलों को समाज के लिए प्रेरक बताया और कहा कि ये संस्था न केवल सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्यपाल ने आधुनिक क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी रुचि लेने और कौशल अर्जित कर विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने संस्था के कार्यकर्ताओं, माताओं और नेतृत्व को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। मौसम विभाग ने आज नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर सतर्क है। इस संबंध में पूर्व में एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिले में भी कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना के वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाएं, उपकरणों से सुसज्जित ICU आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट हो चुके हैं। सितारगंज में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि TB मुक्त उत्तराखंड को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, NICU हैं और वार्ड्स हैं, उनको पूरा तैयारी स्तर पे रहने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को चला लिया गया है। सितारगंज में हमारी कुछ दिक्कतें आ रही, जिसको हम लोग 1 हफ्ते में पूर्णता पे लेकर आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे NICU और वार्ड्स की भी तैयारी कर ली है, ताकि कोई भी अगर हमारे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है तो हम लोग की पूरी मुस्तैदी तैयारी रहे। कोशिश ये भी की जा रही है कि TB मुक्त भारत, जो हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा संकल्प है, और TB मुक्त उत्तराखंड कराने के लिए, तो उसके लिए भी जिले स्तर से हम लोग प्रयास कर इसको TB मुक्त ऊधम सिंह नगर बना सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की 16वीं जनगणना के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की। चंपावत जिले में लिलियम की व्यावसायिक खेती न केवल किसानों के लिए आय का मजबूत स्रोत बन रही है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नैनीताल राजभवन में भीमताल स्थित SOS बालग्राम के बच्चों से संवाद किया और मौसम विभाग ने नैनीताल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का
का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।